नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 बसेरा ऊंचाई पर देखेंगे। कहानी के एक यात्री की। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनार, मेरा सबसे बढ़िया साथी। मेरा मोटरसाइकिल लोनार कौन है? मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनार नहीं है, लोनर है। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हरदम। हम दोनों ही मुंबई की भीड़भाड़ शोरगुल वाली गलियों, ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्ते पर मोटरसाइकिल यात्रा की। कैसी की यात्रा? मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। मैंने बहुत सोच समझकर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट, स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक खराब न होने वाला खाना, कमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं दिल्ली से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। यानी कि मैं मुंबई से निकला। कहाँ रहता था? मुंबई। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। कहाँ पहुंचा वो? दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय कर लिया। मुंबई से दिल्ली कितना? 1400 किलोमीटर था, कितने दिन में? 3 दिन में तय कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतना सालों से मैं थक चुका था एक ही तरह का शहर देखते देखते। वैसे एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट का, स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने के मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत, बर्फ के ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरवाकर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन तक बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ा हवा के बाद चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख के कहाँ जाना था? लेह में तक जाना था। मेरा नया घर। मैं और लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था। रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मुझे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती थी। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही आंखें खुलती। ठंडी रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनर ले पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ले। अजब अनूठा था इलाका। सूखा, समतल, ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ के ढके पहाड़ और सूखा मैदान। ले शहर की और शांत गली में साफ पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले यानी स्वागत चिल्लाते हुए मेरे पीछे करने लगे। वे लोनर को देखते हुए बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। ताशी के घर पर। ताशी का जोर चला और मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसके घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उस पर मिट्टी और चूने से पुताई की गई थी। घर के अंदर छप्पर जैसा लग रहा था। हर घर घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार के ऊपर मंजिल पर रहते, नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी। जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल जानवरों के पास ही रहता था। नीचे की मंजिल कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए गए थे। फिर ताशी मुझे घर की छत ले गया। आसपास का नजारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का।
किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है, जब फल सब्जी नहीं मिल पाती। सोचो यह कि किन महीनों में होता होगा और क्यों। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहाँ का मौसम और दीवारों की जरूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। उसके बाद है दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े संकरे पहाड़ों रास्ते से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े पत्थर थे। लोनर का चलना मुश्किल हो गया था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीली था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। मेरा सिर में दर्द होने लगा, बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिनों तक यह मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। न कोई पेट्रोल पंप, न कोई मैकेनिक, सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच से तालाब। कई दिन और रात बीत गए, मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान, उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी सी दूर पर मुझे कुछ सेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये लोग क्या कर रहे। चांगपा, वहां मैं मिला नामग्याला से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग। चांगपा घुमंतू लोग हैं। कैसे हैं? घुमंतू मतलब एक से दूसरी जगह जो घूम कर रहते हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपने भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर इलाकों में हरे मैदान के खोज में रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत की सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियों ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों की दुनिया का पश्मीना ऊन। याद रखिएगा, पश्मीना किसके जाति? चांगपा की जाति जो रहती है बकरियां, उससे मिलते हैं। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते। यह है इनकी जिंदगी। मैं मोटरसाइकिल पर अपना थोड़ा सा सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर सामान घोड़ों और याक पर लाद कर सामान घोड़ों और याक पर लाकर घूमते हैं। अब आगे बढ़ना हो तो सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेटकर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ देर में ये अपना टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याला मुझे बहुत तिकोना टेंट में ले गया। यह अपना टेंट में रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांपा पटिया बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़े जाती है। बहुत मजबूत होती है, गर्म भी। मैंने देखा कि ये देखिए शिक्षक संकेत है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द है क्या? इस पर चर्चा हो सकती है। ऊंचाई पर जाने से हवा की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या है, इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बच्चों को बस अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने के लिए लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में मशहूर पश्मीना माना जाता है। पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह
पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम -40 डिग्री तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत से बारीक और नरम बाल उग आते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं। हम इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। उनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतने मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। पश्मीना शॉल एक खास तरह की बकरी का बनता है। वो बकरी 5000 मीटर ऊपर ऊंचाई पर रहता है, यानी और को कितने डिग्री, 0 डिग्री या 0 - 40 डिग्री तक वहाँ, अगर वहाँ का मौसम है तो वो बकरी वहाँ पे रह सकता है। और आपका 6 बाल उस बकरी का 6 बाल आपके एक बालों के बराबर होता है, और ये 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है। पट्टियों 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी थी। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाते। टेंट में घुसने पर मैंने पाया वह खूब ऊंचा था। मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था, और अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडे के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचे बीच एक खुला छेद था, जिससे चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याला ने बताया कि इनकी टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते। ठंडी भी कैसी, सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। हवा भी बहुत तेज चलती है। बच्चों से इस बारे में चर्चा करना अच्छा होगा कि अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग तरह के घर होते हैं। एक ही जगह पर तरह तरह के घर होते हैं। इसके कारण है मौसम, जरूरत, पैसा और वहाँ मिलने वाला सामान, मिट्टी, पत्थर और लकड़ी आदि पर बातचीत की जाए। 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति। सोचो, अगर तुम अपने गांव के से बस में बैठे और इस गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहाँ तक पहुंच जाओगे। रेबो के पास ही भेड़ बकरियां के रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचानने के लिए एक खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकलकर गिनकर चराने ले जाते हैं, और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। चांगपा लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से इन जानवरों से जुड़ी हुई। कोई जानवर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे तुम्हारा पालतू जानवर, ये सब पता करो। तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री से काफ़ी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के हो सकते हैं। भारत में होता है श्रीनगर की ओर। मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए। ना चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी का यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैं श्रीनगर की ओर रास्ता पकड़ा। कारगिल से होते हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग अलग घरों के देखकर मैं हैरान था। उन घरों में मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर, कोई पानी पर, तरह तरह के लोग रहते हैं। इन घरों के मैंने कई फोटो खींची। ये फोटो देखो। अपना सफर की शुरुआत पर निकले से पहले मैंने कभी सोचा भी न था कि एक राज्य में मुझे इतनी तरह के लोग और घर के रहन सहन तरीके देखने को मिलेंगे। लेकिन में एक अनुभव था कि दुनिया की चोटी पर रहने का श्रीनगर के अनुभव था।
पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे। वापसी का समय, फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। और फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ था। सीमेंट, ईंट, कांच, स्टील। इस बारे में मुझे कोई दो राय नहीं कि मजबूत और टिकाऊ है, पर इसमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी। मैं खुशकिस्मती से ले और श्रीनगर में देखा। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफर करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर लोनर वापस नहीं जाना चाह रही थी। मेरा मन भी नहीं भर रहा था, पर अंदर से दिल में खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैंने अपनी यादों और कैमरों में कैद कर लिया था। और यह अंत थोड़ी ही है। मैं और मोटरसाइकिल फिर इस शहर से उब गए तो निकल पड़ेंगे एक नए सफर की ओर। ये देखिए, क्या ये पहचान सकते हो? कश्मीर के हर गली कुचे में दिखती है यह बेकरी। कश्मीर अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाती, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। यानी ये बेकरी है रोटी का, जो उसको बोलते हैं। श्रीनगर के घर एक नजर। श्रीनगर के बाहर आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 फुट तक होती है। ये हाउस बोट है। बोट की तरफ बनी लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते हैं। श्रीनगर की डल और झेलम नदी में उन डोंगों को कई परिवार रहते हैं, पर मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट और कई बड़े शहरों में के अंदर की छत पर लकड़ी का सुंदर नक्काशी है। इसमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जिसे जिग्सा पजल जैसा दिखता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर रखकर मकान बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों का छत ढलवा होता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ। ये बाहर की ओर उभरी होती है। इन्हें डब कहते हैं। इसमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घर के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने रहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 13 बसेरा ऊंचाई पर। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।